हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा आपकी एनसीईआरटी क्लास, जो आपकी थर्ड क्लास होती है, उसका आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की आपकी सीरीज को। उसके अलावा जो स्टूडेंट नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका क्वेश्चन आप लोग देना। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पक्षियों की एक ऐसी स्पीसीज यानी कि प्रजाति जिसका जो नर पक्षी होता है, जो मेल पक्षी होता है, वो सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, और जो मादा यानी फीमेल पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। तो पक्षियों की इस स्पीसीज का क्या नाम है, इस प्रजाति का क्या नाम है? तो बेसिकली आपकी बुक के अंदर पक्षियों के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। देखिए, एक पक्षी है जो जिस पक्षी का नाम होता है आपका वीवर पक्षी। तो वीवर पक्षी के अंदर जो आपका जो मेल आपका वीवर पक्षी है, ठीक है, जो मेल आपका वीवर पक्षी है, और एक होता है आपका फीमेल वीवर पक्षी। तो बेसिकली जैसे यहां पर जो ह्यूमन होते हैं, जो हम मतलब मानव लोग रहते हैं, तो पहले स्वयंवर रचाया जाता था। तो जो फीमेल होती थी वो माला लेकर चलती थी, जो उसे वर भाता था उसके गले में डाल देती थी। तो इसी तरीके का कुछ यहां पर ये वीवर पक्षी है, ये भी करते हैं। तो यहां पर जो फीमेल जो वीवर पक्षी है, जो मादा वीवर पक्षी होती है, ये क्या काम करती है? जो मेल वीवर पक्षी जो घोंसले बनाता है, ठीक है, जो डिजाइन करता है घोंसले अपने तरीके से, बेचारा जो भी बनाता है, तो फीमेल जो वीवर पक्षी वो आके चेक करती है, देखो भाई किस किस के घोंसले किस तरीके से बने हुए हैं, और घोंसलों को देखने के बाद, चेक करने के बाद, जो फिर इसको पसंद आता है फिर ये सेलेक्ट कर देती है, हाँ भाई तेरे वाला मुझको पसंद है, तो तेरे वाले घोंसले में अब हमारा स्थान यहां पर अब हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये जो पक्षी होता है ये होता है आपका व्यूवर पक्षी आपका होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर यहां पर सी हो जाएगा। व्यूवर पक्षी के घोंसले की यहां पर बात हो रही है, तो यहां पर बेसिकली स्वयंवर एक तरीके से यहां पर रचाया जाता है। एक पक्षी और है यहां पर आपका कोयल। ठीक है, कोयल क्या होती है? कोयल बेसिकली अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। आप क्या कहोगे, सर कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, तो कोयल का घोंसला कौन बनाता है? कोयल का घोंसला बनाता है बेचारा आपका कौवा। ठीक है, कोयल का घोंसला कौन बनाता है? आपका कोयल का घोंसला बनाता है आपका कौवा। ठीक है, तो कौवा क्या होता है? पेड़ की ऊंची डाली पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और उसी घोंसले में जो है कोयल अपना निवास ग्रहण करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ में कौवा बड़ा जेंटलमैन भी है। कौवा कहता है कोयल तू मेरे घोंसले में यहां पर अपना निवास भी ग्रहण कर, और एक काम कर, जो तेरे अंडे होंगे, ठीक है, यानी जो कोयल के जो अंडे होंगे मैं उन्हें सेने का भी काम करूंगा। ठीक है, तो इतना यहां पर जेंटलमैन बन के दिखाता है कौन? जो आपका कौवा रहता है, जिसे कौवा बोलते हैं, जिसको मार के आप लोग भगा देते हो। बेचारा कितना जेंटलमैन अपना पक्षी है जो आपका कौवा रहता है। ठीक, तो कोयल बेसिकली कोई आपने घोंसले नहीं बनाती है। एक और पक्षी है जो आपका शक्करखोरा, जिसको कहते हैं सन बर्ड के नाम से जिसको जाना जाता है। तो शक्करखोरा क्या होता है? जो कोई पेड़ की जो डाली होती है, जैसे पेड़ की डाली है या कोई झाड़ियां होगी, तो इससे आपने देखा होगा कुछ लटकते हुए घोंसले बने रहते हैं। ठीक है, पेड़ की डालियों से कुछ घोंसले लटकते हुए रहते हैं। तो जो लटकते हुए जो घोंसले जो बनाता है, ठीक है, वो बनाता है आपका शक्करखोरा यानी कि सन बर्ड, इसको बनाता है जो लटके हुए जो घोंसले रहते हैं। ठीक, अगर घोंसले की बात आ रही है तो आपका बसंत गोरी रहता है। तो बसंत गोरी कैसे घोंसले बनाता है? बसंत गोरी घोंसले बनाता है पेड़ के तनों में। जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ हो गया, और ये जो पेड़ का ये जो तना है, इस पेड़ के तने में कर देती है अपना छेद, और छेद करने के बाद इसमें अपना यहां पर ये घोंसला बना लेती है। ठीक है, तो ये बनाता है बसंत गोरी, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। तो जितने तरीके के पक्षी थे उनके घोंसले के बारे में मैंने आपको यहां पर जानकारी दे दी। ठीक, तो आंसर आप लोग इसका समझ गए थे कौन सा है? व्यूअर पक्षी। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको जगह दी हुई है और आपको घरों के टाइप से दिए हुए, तो यहां पर आपको इनको मैच दी फॉलोइंग करना है। तो वही करते हैं कि कौन सा घर आपके किस प्रदेश का है। देखिए, सबसे पहले घरों की मतलब विशेषताएं देखते हैं, और उनकी विशेषताओं के आधार पर फिर हमको उनको स्टेट का सिलेक्शन करना है। देखिए, जो हाउस बोट होती है, तो हाउस बोट कहां पर आपको देखने को मिलती है? वैसे तो आजकल हर जगह देखने को मिल रही है, लेकिन बात करें एनसीईआरटी के परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग कि एनसीईआरटी में हाउस बोट के बारे में कहां पर बताया हुआ है, तो हाउस बोट के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया आपके श्रीनगर में। कहीं पर है भाई श्रीनगर? श्रीनगर कहीं पर मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये तो आपका होने सरा। तो हाउस बोट के बारे में बताया गया आपके श्रीनगर के अंदर बताया गया, जो श्रीनगर में अलग अलग प्रकार की जो हाउस बोट चलती है, बड़ी खूबसूरत देखने को मिलती है। और हाउस बोट के बारे में मैंने आपको कितनी इसकी तारीफ भी बताई थी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ,
हाउस बोट की बात आ रही है तो मुझे बताओ खत्मबंद किसे कहते हैं। ठीक है, खत्मबंद के बारे में बताओ, ये किसको कहा जाता है, इसके बारे में जरा बताओ, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो हाउस बोट तो यहां पर किसी आपका जो स्टेट है उसकी विशेषता नहीं है। अगला देखते हैं घरों की विशेषता की है, तो पत्थर के घर बने होते हैं, जो फर्श होता है और जो छतें होती है वो लकड़ी की बनी होती है। देखिए, पत्थर के बने घर और जो फर्श होता है और जो छतें होती है वो लकड़ी की बनी होती है। ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं आपके लद्दाख के घर होते हैं। ये लद्दाख के घरों की आपकी किसकी होती है? विशेषताएं होती है। अगले घरों की जो विशेषता है वो होती है आपके मिट्टी के घर बने होते हैं, कटीली झाड़ियों की आपकी क्या रहती है, इनकी आपकी दीवारें रहती है। ठीक है, झाड़ फूस से जो बनाते हैं, घरों को बनाते हैं, तो ये किसके घरों की आपकी विशेषता होती है? ये आपके राजस्थान के घरों की विशेषता होती है। और जो घरों की जो दीवारें रहती है ना, उसको जो अपना पोतने का काम करते हैं, जैसे गोबर वगैरह का यूज करके उससे पोतने का काम करते हैं। तो ये मिट्टी के घरों की जो विशेषता रहती है, ये आपके राजस्थान के घरों की विशेषता रहती है। अगले घरों के बारे में दी हुई है कि पत्थर के घर होते हैं और लकड़ी के बने होते हैं, और इनके घरों की जो छतें होती है वो रहती है ढालू छत रहती है। तो ये किसके घरों की विशेषता होती है? ये विशेषता होती है आपके मनाली के घरों की छतों की विशेषता होती है। देखो, इनके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, पत्थर और लकड़ी के और पत्थर के और ये जो बने हुए घर होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कंफ्यूज मत होना। अगले घरों की बात करें तो मजबूत बांसों के बने होते हैं। देखिए, जहां भी बांस की बात आ जाए, बंबू की बात आ जाए, तो बांस और बंबू के बारे में जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना उसका रिलेशन किससे देखने को मिलेगा? उसका रिलेशन देखने को मिलेगा आपको असम से। कहा है भाई, असम है कहीं पर? तो उसका रिलेशन देखने को मिलेगा आपको असम को, क्योंकि असम के जो घर बने होते हैं ना, वो आपके किस पर बने होते हैं? बांस पर बने होते हैं, बंबुओं पर बने होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके बांस बने होते हैं। इस पर क्या बना होता है? कोई भी आपका घर आपका बना होता है, जो आपका असम के अंदर जो आपके घर बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से घर बने होते हैं आपके बंबुओं पर, यानी कि आपके जो बांस बने होते हैं, ताकि जो बारिश का पानी होता है ना वो नीचे से नीचे निकल जाए। तो बारिश की वजह से बांसों पर असम के लोग अपने घरों को बनाते हैं, ताकि बारिश की वजह से उनका नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो ये इनके घरों की विशेषता हो गई। तो भाई मैंने क्या काम करा? मैंने मैच दी फॉलोइंग सारे कर दिए। अब जो भी आंसर आपको सही लगे आप लोग यहां पर उसका आंसर यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ना ही आज तक आपके एग्जाम में आया हुआ है, बट मैंने इसको अपनी तरफ से इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसको अपनी तरफ से इंक्लूड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ है। ये एक तरीके का हेल्पलाइन नंबर है, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार कोई भी कसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं। कोई भी मैं नहीं चाहता एक भी ऐसा क्वेश्चन छूट जाए जो आपको एग्जाम में ना आता हो, तो इसलिए मैंने इस चीज को भी इंक्लूड किया। ठीक है, वरना आज तक आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा अपने एनसीईआरटी के अंदर, जबकि ये चीज आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है जो कि मैंने खुद बनाया इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से लेकर, कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से अगर मुसीबत में 24 घंटे बच्चों के लिए निःशुल्क और राष्ट्रीय आपातकालीन फोन सेवा नंबर बना हुआ है। देखिए, अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का है और उस बच्चों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, कोई उसको छेड़खानी को उसके साथ कर रहा है, कोई किसी तरीके का उसके ऊपर प्रेशर दे रहा है, उसको पनिशमेंट कर रहा है, XYZ की किसी भी प्रकार की समस्या अगर बच्चे को आ रही है, तो या तो बच्चा वो खुद से कॉल कर सकता है इस हेल्पलाइन नंबर पर, या अगर कोई भी टीचर कर सकता है, या उस बच्चे का कोई भी मतलब जो उसका हिमायती हो वो उसको कॉल करके यहां पर जानकारी दे सकता है। तो जो कॉलिंग नंबर है वो कॉलिंग नंबर है 1098। इस नंबर पर 1098 पर कॉल करके आप ये जानकारी दे सकते हो कि एक फलाना बच्चे के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो यहां पर एक टीम गठित होगी, और टीम गठित होने के बाद सारी जानकारी कलेक्ट करने के बाद जो भी गलत काम करेगा उसके विरुद्ध यहां पर गलत कार्रवाई, और जो गलत कार्रवाई करे उसके विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको फिर यहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये 1098 के हेल्पलाइन नंबर है जो बच्चों के लिए चालू की गई है। 18 साल से जो कम बच्चे उनके लिए इस हेल्पलाइन नंबर को चालू किया गया है। आई थिंक मेरे ख्याल से 350 से ज्यादा सिटीज के अंदर इसको मतलब ये चालू हो गई है, और शायद ये धीरे धीरे करके हर जगह बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो रूरल एरिया है, जो बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है, उस तरफ ये अभी तक इतनी मतलब सुचारू रूप से नहीं चली है जितना चलनी चाहिए।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे लगा इसको छोड़ना नहीं चाहिए, अपने स्टूडेंट को जरूर बतानी चाहिए, तो मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों के सामने इंक्लूड कर दिया। ये आपकी एनसीईआरटी में थर्ड क्लास में आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो इस नंबर को याद कर लेना 1098 को। अगर आपको लगता है किसी बच्चे पर अत्याचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप उनको सूचित कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस नंबर का मिसयूज हो गया था, जैसे व्हाट्सएप पे क्या होता है, व्हाट्सएप फैक्ट्री पे क्या होता है, कुछ भी न्यूज आती है गलत तरीके से सर्कुलेट हो जाती है। तो किसी ने कह दिया अगर गलत जो खाना बचता है, जो वेस्टेज जो खाना बचता है, अगर किसी का खाना बच गया, शादी ब्याह में खाना बच गया, कुछ भी बच गया, इस नंबर पर कॉल कर दो तो वो आपका खाना लेकर चले जाएंगे और गरीब बच्चों को बांट देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का नंबर का इस तरीके का कोई भी यूज नहीं होता है, ठीक है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, जानकारी जो होना चाहिए पुख्ता होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये जो व्हाट्सएप की जानकारी होती है, यूट्यूब की जानकारी होती है, फेसबुक की जानकारी होती है, हमेशा गलत जानकारी होती है, ठीक है। ये एक देश का भी नाश करती है और आपस में लोगों के बीच में भी गलत मिसकंसेप्शन फैलाती है। तो 1098 जो होती है, ये बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी लगता है कि बच्चों के लिए कोई समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसका यूज करके उनका भला आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। देखिए, पक्षियों की चोंच के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि आज से पहले नहीं पूछा जाता था। तो पक्षियों की चोंच अलग अलग प्रकार की चोंच होती है। जैसे इसने पूछ लिया मीट को काटने के काम आती है, जैसे बहुत से पक्षी होते हैं जो मीट खाते हैं, जैसा आपका कौन हो गया, जैसा आपका चील हो गया, या जैसा आपका गिद्ध हो गया। ये क्या काम करते हैं, ये मीट को खाते हैं। और जो इनकी जो चोंच होती है ना, वो इनकी चोंच कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। एक तो मेरी ड्राइंग वैसी खराब है, ऊपर से बनानी पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ देखने को मिलती है, यानी हुक जैसी चोंच इनकी देखने को मिलती है। तो ये जो मांसाहारी जो पक्षी होते हैं, इनकी चोंच देखने को मिलती है हुक जैसी, ताकि जो वो होता है जानवर होता है, उसको चीर फाड़ करके वो इसको खा जाए। तो इस तरीके की इनकी चोंच बनी होती है, ठीक है। सब भगवान की देन है, उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है हर किसी को, आदमियों जानवरों पक्षियों, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है। तो हुक जैसी चोंच किसकी, आपकी ये मांसाहारी जो आपके पक्षी है, चील हो गया, गिद्ध हो गया। लंबी पतली और सुई जैसी चोंच आपकी किसकी होती है, आपने अगर सारस की चोंच देखी होगी तो इस तरीके की लंबी चोंच है, ठीक है। अगर किसी मछली को पकड़ना है तो खड़ा खड़ा सीधी चोंच मारेगा अपनी और मछली को पकड़ लेगा, तो आपकी सारस की चोंच हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपकी कौन जैसी शेप आपकी किसकी है, चोंच किसकी आपकी, कौन शेप जैसी चोंच। एक तो ड्राइंग का नाश हो रखा है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो आपको इस चोंच के बारे में पता है या नहीं पता, बताइए कौन जैसी शेप किसकी है और किसके काम आती है, ये भी आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको कि जीवों में जो संबंध होता है, वो एक जीवों को साचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, इसको क्या कहा जाता है। बेसिकली क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है, जब एक जीव दूसरे को लाभ पहुंचाता है, प्रॉफिट पहुंचाता है, और दूसरे को उससे हानि होती है, लॉस होता है दूसरे को, तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है। क्या इसको सहजीविता सिम्बोसियस कहा जाता है, कारिकता का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रतियोगिता की तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहां पर। इन दो में बताओ क्या होगा आप लोग, ठीक है। देखिए, इसको कहा जाता है आपका पैरासाइट, यानी कि परजीविता कहा जाता है। पैरासाइट में क्या होता है, जो एक जीव होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप लोगों के बाल में, नहीं मैं भी क्या कह रहा हूं, सबके बाल में नहीं होगा, किसी के बाल में अगर जूं आ गई, तो जूं क्या करती है, वो अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए और अपने आवास के लिए, यानी अपने घर के लिए, ठीक है, अपने खाने के लिए और अपने घर के लिए, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है ना। तो जो क्या काम कर रही है यहां पर, परजीवी है आपके, ठीक है, अपने फायदे के लिए दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो ये हो गई जूं। जूं के अलावा और क्या हो जाएगी, जो हो जाएगी, ठीक। तो जो जब हमारे शरीर पर कहीं लगती है तो वहीं पर क्या काम करती है, खून को पीना शुरू, निचोड़ना शुरू कर देती है, तो अपना फायदा कर लेती है और दूसरे को नुकसान पहुंचा देती है। यही से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में है कि जो अमरबेल का पौधा होता है वो कैसा पौधा होता है, अमरबेल का जो पौधा होता है वो कैसा पौधा होता है, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो अमरबेल का भी पौधा कैसा होता है, एक परजीवी पौधा होता है, ठीक है। ये भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है और अपने जो है फायदे के लिए दूसरे के ऊपर अपना बढ़ता ही चला जाता है, अमरबेल का जो आपका पौधा होता है, ठीक है। तो परजीवी आप लोग समझ गए, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपने खाने के लिए, अपने आवास के लिए, अपने घर के लिए, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो होते हैं आपके परजीवी होते हैं।
उसके अलावा जो सहजीवी होते हैं, जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं, वो होते हैं आपके सहजीवी होते हैं। जैसे आपके कवक और शैवाल हो गए, ये आपके सहजीवी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है कि एक जीव को दूसरे से लाभ होता है लेकिन दूसरे को उससे हानि होती है, तो यहां पर आपका आंसर पैरासाइट हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए